अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कैपिटल टीवी के साथ आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज के ईद के शो में खुशामदीद कहता हूं और पूरे अहले वतन को मेरी जानिब से ईद मुबारक। आज हम बात करेंगे ईद के हवाले से और साथ साथ कुछ बात होगी मुल्की मैशत के हवाले से भी। उसकी वजह यह है कि आज के हमारे जो मेहमान हैं वो मेंबर कौमी असम्बली भी हैं और उसके साथ साथ बिज़नेस कम्युनिटी की एक आवाज़ और एक लीडर के तौर पर भी जाने जाते हैं। वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। इनसे बात करेंगे हम आज ईद के हवाले से। और डॉक्टर साहब, पहले तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और पहले तो ये हमें बताएं कि एक सियासतदान की ईद और एक आम जो शहरी होता है या जो शख्स होता है उसकी ईद में क्या फ़र्क है? जी, फ़र्क ये है कि हमारी बड़ा एक सेट फॉर्मेट होता है जिसमें हल्के के लोग और उनकी मुलाकातें वगैरह भी एक अहम जुज़ होती हैं। हम सुबह उठते हैं, पोलो ग्राउंड जैसे बाग जिना कहते हैं, वहाँ नमाज़ पढ़ते हैं। वहाँ तमाम दीगर ममालिक के ऑनरी कौंसल जनरल सफ़ीर वगैरह आते हैं, उनके झंडे लगे होते हैं। गवर्नर साहब भी वहीं पे आते हैं, मेयर भी वहीं पे आते हैं। तो हमारा भी वहीं पे पिछले 15-20 सालों से वहीं पे जा रहे हैं। तो वो नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ के मीडिया से मुलाकात वहीं पे हो जाती है। फिर हम कब्रिस्तान जाते हैं, वालदा और वालिद साहब की कब्रों पे। उससे बाद हम कोशिश करते हैं 11 बजे तक फिर हम गवर्नर हाउस जाएँ। वो 1 घंटे जितने कौंसल जनरल हैं वो वहाँ पे कॉल ऑन करते हैं गवर्नर साहब को ईद वाले दिन। वहाँ से फिर हम आते हैं घर पे, तो शाम को चाय पे अमूमन हल्के के लोगों से मुलाकातें होती हैं। वो एक ज़रूरी और एक बड़ा अहम हिस्सा है हमारी डे लाइफ का। शाम में मैं क्योंकि बड़ा भाई हूँ तो हमारे घर पे डिनर होता है, बड़ा डिनर जिसे कहते हैं, जिसमें शाख साहब, हमारे बच्चे, हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियों के बच्चे सब आए थे। तो इससे बड़ा रियूनियन होता है। उसमें हम बच्चों को ईदी वगैरह देते हैं, इश्तियाक साहब भी ईदी लेते हैं, बच्चियाँ। और कोशिश यही होती है कि सब एक छत के नीचे जमा होके ख़ानदान की जो हमारी एक ट्रेडिशन है ईद वाले दिन मिलने की, और हमने कहा ईदी जब तक नहीं मिलेगी जब तक आप तैयार होके नहीं आएंगे फुल। तो वो बच्चे बड़ी तैयारी करके आते हैं। तो पहले रात को तो हम सिर्फ फैमिली के लिए रखते हैं, कहीं हमारा जाना नहीं होता। दूसरे दिन इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ है JPMC के साथ, वहाँ हम जाते हैं बच्चों को लेके। और वो 8 फ्लोर में हर वार्ड में जाके तोहफ़ा देती हैं, जिसमें खिलौने हैं, कुछ ईदी होती है, मिठाई होती है। ये बच्चियां पहले मेरे से लड़ती थी कि लेके चलो 2 तलवार पे, क्लिफ्टन पे, चूड़ियों के लिए और मेहंदी के लिए। अब ये लग गई हैं पैकिंग में 500, 600, कभी 700, 750 गिफ्ट पैकेट बनते हैं, वो ये तैयार कर रही होती हैं दूसरे दिन लेके जाने के लिए। और दिल से जाती हैं और दिल से इन्हें खुशी होती है। वो बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते सिंध वगैरह में ट्रांसपोर्ट वगैरह 3 दिन के लिए जाएं, तो वो वहीं रुक जाते हैं। तो उनको ये एहसास होता है कि वो इस घड़ी में अकेले नहीं है। अच्छा मिर्ज़ा साहब, ये भी बताएं कि मैनेज फिर किस तरह करते हैं? आपकी काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ आपने बताई कि हल्के के लोगों को भी टाइम देना होता है। आप सियासत में भी काफ़ी अरसे से हैं और बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से भी आप जाने पहचाने जाते हैं और बिज़नेस कम्युनिटी की एक आवाज़ की हैसियत रखते हैं। तो घर वालों को भी टाइम देना होता है और हल्के के लोग हैं और ये एक्टिविटीज़ जो आपने बताई, तो मैनेज किस तरह कर पाते हैं आप? देखिए, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा आर्ट बन गया है। और 24 घंटे को आप 24.5 नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इफ़ेक्टिवली यूज़ करें तो 24 घंटे में आप 30 घंटे का काम ले सकते हैं। ये टाइम मैनेजमेंट है। तो हम कोशिश करते हैं टाइम ज़ाया ना हो, वक्त पे एक जगह पहुंचना, फिर दूसरी जगह के लिए वक्त पे उठ जाना। लेकिन कभी घड़ी की सुइयां आगे निकल जाती हैं, कभी हम पीछे रह जाते हैं। लेकिन मैं टाइम को बड़ी अहमियत देता हूँ। वक्त का ज़िया मुझे किसी भी सूरत में कबूल नहीं है। अच्छा मिर्ज़ा साहब, ये भी बताएं कि एक बचपन की ईद होती थी और एक आज की ईद है, तो क्या फ़र्क महसूस करते हैं बचपन की ईद में और आज की ईद में? बचपन की ईद बड़ी मासूमाना ईद होती थी। हमें
कार्ड खरीदते थे, कार्डों पे लिखा होता था वालदा के लिए, वालिद के लिए, बहन के लिए, वो सब के लिए लेते थे हम। और उसके बाद ईदी हमें मिलती थी 50 या 100 रुपये, लेकिन करारे नोट होते थे तो वो हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता था। और फिर जब टोटल ईदी 300-400 हो जाती थी तो हम खर्च नहीं कर पाते थे, तो वालदा को देते थे कि आप रखें और अमानत के तौर पे हमें ये दे दीजिए। लेकिन वो एक अलग किस्म की ईद थी। अब जो आजकल एक व्हाट्सएप भेजा आपने तो पूरे 500 ग्रुप को मिल गया आपका पैगाम, तो ये एक बहुत ही फास्ट और एक नए ज़माने की ईद है। इसमें बच्चे भी लगे रहते हैं पूरे पूरे दिन अपने स्मार्टफोन के साथ। तो ये एक मौका है जिसमें फैमिली वाले जो हैं वो एक दूसरे से मिले, और उसके लिए मैं समझता हूँ आज से आने वाला वक्त में ये चीज़ें कम से कम होती जा रही हैं। फ़िज़िकल कांटेक्ट कम हो रहा है, वर्चुअल पे आप ज़्यादा जा रहे हैं, और हर एक की अपनी एक एक्टिविटी है, वो उसको उसमें इतना इन्वॉल्व है कि किसी और की एक्टिविटी में वो हिस्सा लेने को तैयार नहीं है। लेकिन ये चीज़ हम एक दूसरे से दूर ले जाएगी और दूर लेके जा रही है। हमें कनेक्टिविटी मेंटेन रखनी है, इंक्लूसिव एक हयात को लेके चलना है जो इंक्लूसिव हो, आप एक दूसरे उसमें जुड़े हुए हों। तो मैं समझता हूँ ये अब हमारा आपका जिम्मेदारी है कि बच्चों को हम इंक्लूसिव बनाएं, रेलेवेंट बनाएं, उनका अपनी ज़िंदगी, मेरी अपनी ज़िंदगी, ये बात। अच्छा, मेंबर कौमी असेंबली हैं आप, हल्के के लोग भी आपसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता रखते होंगे। ईद पे वो मुलाकात करने के लिए भी आते होंगे और उसके अलावा भी आपसे वो राब्ता रखते होंगे, तो उनको बड़ी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं कि उनके मसाइल भी होते होंगे। तो वो किस तरह आप मैनेज करते हैं? ख़ास तौर पे ईद के दौरान जो है लोग आपको ईद की मुबारकबाद देने भी आते होंगे, हल्के के लोग, और अपने मसाइल भी लेके आते होंगे, तो किस तरह आप? मैं 2002 से इलेक्शन लड़ रही हूँ, इसी हल्के के मुझे टिकट बीबी हमेशा देती रही, और 2008 में हम जीत भी गए थे, आपको पता है, जब खुशबख्श शुजात थी। तो ये हल्के के लोग अब आपको जानते हैं और वो उन आपसे बड़ी उम्मीदें उनके वाबस्ता हैं। आजकल मैं एक काम कर रहा हूँ, डेडिकेटेड पाइपलाइन फ्रॉम डमलोटी टू डीएचए। डमलोटी जहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट है हमारा, वहाँ से लेके डीएचए में एक डेडिकेटेड पाइपलाइन सीधी आए, इधर उधर कहीं नहीं, और वो डीएचए के लोगों को पानी दे। तो डीएचए विल बी टैंकर फ्री। ये चीज़ हमने बाथ आइलैंड में कामयाबी से कर ली है। बाथ आइलैंड जो मेरा हल्का है, वहाँ जितनी बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग है, उन बिल्डिंगों में अब टैंकर से पानी नहीं आता, अब नलों में पानी आता। अब दूसरा फेज़ हमारा डीएचए का है। इसमें आपको सुन के खुशी होगी और मैं बिलावल साहब को मशकूर हूँ। 12 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट अप्रूव भी हो गया है, फंड्स भी वाटर बोर्ड को दे दिए गए गवर्नमेंट ऑफ सिंध से। बाईबैक एग्रीमेंट कैंटोनमेंट, क्लिफ्टन कैंटोनमेंट और डीएचए से हो गया। 60 पैसे फी गैलन पानी ख़रीदा जाएगा। और इंशाल्लाह मेरी बिलावल साहब से भी बात हुई थी पार्लियामेंट्री कमेटी मीटिंग में इस्लामाबाद में, तो इसकी हम ग्राउंड ब्रेकिंग करवा रहे हैं और जल्दी नई डेट आपके सामने आएगी। ईद और रमज़ान की वजह से हम रुक गए थे। तो अब आपको अपने हल्के के लोगों को डिलीवरी करनी है। दिस इज नथिंग लेस एक्सेप्टेड देन डिलीवरी। आपको उनको डिलीवर करना होगा जो वादा किया है। उनमें इतनी कॉन्फिडेंस है कि वो बच्चे आंखों में आंखें डाल के पूछते हैं, और मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि वो ऑकवर्ड हूँ। लिहाजा अल्लाह का शुक्र, इस प्रोजेक्ट पे हमने बड़ा मेहनत की थी और ये प्रोजेक्ट जो है अब अवार्ड होने जा रहा है और 1.5 साल में अल्लाह ने चाहा ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा मिर्ज़ा साहब, ये तो बड़ा अच्छा एक प्रोजेक्ट है जो आपने बताया। इससे जो है डीएचए और क्लिफ्टन के लोगों को जो है बहुत ज़्यादा सहूलियात यहाँ पे मुयस्सर होंगी, क्योंकि पानी का एक बड़ा दरीना मसला रहा है यहाँ का। तो थोड़ा सा ये भी बताएं, आज ईद का दिन है और गुज़िश्ता ईदों के मुकाबले में अगर देखा जाए तो ये ईद किस कदर मुख्तलिफ आपको नज़र आ रही है, जो सूरत हाल आजकल है? देखिए, एक तो बाहर से दोस्त वगैरह, मेरी बहनें हैं दुबई में,
वो आ जाती थी। एक बहन मेरी डॉक्टर आज़म है, वो ह्यूस्टन में, वो लोग आ जाते थे। लेकिन आज इस बार जो फ़्लाइटों की सिचुएशन है और जो स्पेस बंद हो रही हैं, यूएई की तो बहुत फ़्लाइटें कैंसिल हुई, 100 फ़्लाइटें कैंसिल हुई। तो अब कोई रिस्क नहीं ले रहा है, तो ना यहाँ से कोई जा रहा है ना वहाँ से यहाँ आने के लिए फ़िलहाल तैयार है। लेकिन ईद हमारे नज़दीक एक रीयूनियन फराहम करता है, जिसमें हम सब छोटे बड़े पुराने नए बाहर वाले यहाँ वाले एक मिलते हैं। अच्छा मिर्ज़ा साहब, मुझे ये भी बताएं कि आज जो है ईद का तो मौका है, और आपने फैमिली के हवाले से भी बताया, और आपके जो हल्का है बाप के जो लोग हैं वो भी आपसे मिलने आते हैं। और क्या ख़ास एक्टिविटीज़ होती हैं ईद के तीनों दिन? किस तरह स्पेंड करते हैं? कुछ फैमिली के साथ गुजारते हैं, कुछ इसके अलावा आपने बताया कि हल्के के लोग हैं, इसके अलावा कोई मज़ीद कोई आपकी एक्टिविटी ऐसी? देखिए, हल्के के लोग और फिर जिनके फौतगियाँ हुई होती हैं या कुछ की शादियाँ, वहाँ ज़रूर जाना पड़ता है। फौतगी में ख़ास तौर से मैं कोशिश करता हूँ। अभी शेरिंग जना कॉलोनी में परवेज़ अवान के वालिद साहब का डेथ हुआ, तो वो भले शादी में आप ना जाएं, लेकिन फौतगी में अगर आप नहीं पहुँचे तो ये बड़ा सीरियसली वो लेते हैं, ये अच्छा नहीं समझा जाता। तो उनको सबको देखना पड़ता है। डिमांडिंग नेचर अब जॉब है मेरी, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग, लेकिन कोशिश करते हैं टाइम मैनेजमेंट करके कि उसको पूरा करें। कहीं पे काबिल हो जाते हैं खुश करने को, और कभी कभी ये भी है कि वर्कर नाराज़ भी हो जाते हैं, तो ये पार्ट है। बट मैं क्लोजली कांटेक्ट में उनके साथ हूँ और हम हर चीज़ डिस्कस करते हैं। आई एम वेरी क्लोजली कनेक्टेड विद माई जो वर्कर्स हैं, हमारे इलाके के लोग हैं। अच्छा मिर्ज़ा साहब, ये भी बताएं कि कोई यादगार वाक़या जो आपको याद हो, कोई सियासी हो या गैर सियासी, कोई ईद के हवाले से हो या कोई सियासत के हवाले से, जो आप अक्सर याद करते हैं, जो आपकी एक याद रह जाती है ना इंसान को, कि एक वाक़या होता है कोई? जी, मुझे तो एक वाक़या याद आता है जो मैं अल्लाह ताला का शुक्र ही करता हूँ। मैं वालदा को उम्रे पे लेके जाता था रमज़ानों में, 14 बार में लेके गया। वहाँ पे हमने अलमरवा में एक टावर है, हमने अपार्टमेंट भी ले लिया था अम्मी के लिए। तो एक बार हम तवाफ़ कर रहे थे और हमें रुकवा दिया। तो बाद में मैंने पूछा, भाई क्यों, क्या हुआ? तो पता चला वहाँ के किंग आए हैं, दूसरे मुल्कों के बादशाह, वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर, सफ़ीर, गुस्ल काबा है आज। तो मैं रुक गया वालदा के हाथ पकड़ के। तो मैंने कहा, अम्मी मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं कभी अंदर से देखूं कैसा है खाना काबा, और गुस्ल काबा में मैं शरीक हूँ, तो वाह क्या बात है। तो मैं भूल गया। 2.5 साल के बाद बाकर गजाज होते थे कौंसल जनरल ऑफ सऊदी अरेबिया तो कराची, उसकी कॉल आई और उसने कहा, बेग साहब ब्रिंग योर पासपोर्ट, आपको स्टेट गेस्ट यानी हुकूमत के मेहमान के तौर पे इनवाइट करा है और आप गुस्ल काबा में हिस्सा लेंगे। आप ऑनरी कौंसल जनरल ऑफ यमन, मेरे भाई ऑनरी कौंसल ऑफ मोरक्को, दोनों मुस्लिम कंट्रीज। तो मैं तो अम्मी के पास भागा हो गया, पैर पकड़ लिए मैंने उनको। मैंने कहा, आप तहज्जुद की उठती थी, मुझे अब पता चला है, मैं तो भूल ही गया था कि आपसे मैंने ये बात कही है। लेकिन माँ की प्यार और माँ की दुआ जो है वो तो कोई नहीं रोक सकता। तो फिर हम वहाँ पे गए, मैं इश्तियाक, हमने गुस्ल काबा में हिस्सा लिया। अंदर जाके जो उसकी सफाई करते हैं अर्क गुलाब से, आब ज़मज़म से, और कॉटन होती थी उनकी, उसके साथ अतर लगाया फिर अंदर, और वहाँ आधे घंटे हम अंदर रहे। बट हम क्योंकि इनके हुकूमत के गेस्ट थे, लिहाजा जो रॉयल गार्ड्स थे वो हमारे पीछे हाथ पकड़ के चलते थे। हम हजर अस्वद पे गए बोसा देने, वो पीछे खड़े, उन्होंने उठाया नहीं हमें। कि वहाँ की प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ होता कि अगर वो रॉयल गेस्ट को मना करते हैं या रोकते हैं, नहीं, रॉयल गेस्ट वेरी स्पेशल। तो अल्लाह ताला ने हमें तमाम सादतें हमने करी जो आप हम सब ड्रीम करते हैं,
اور پھر وہاں پہ تحفہ ملا تو یہ غلاف کعبہ بھی ہمیں دیا گیا تھا. اور یہ ہمارے والدہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے آنکھ پہ کہا تھا کہ یہ غلاف کعبہ مجھے بھیجنا میرے ساتھ لگا کے. تو یہ چیزیں ہیں آپ کو جو زندگی بھر مجھے یاد رہیں گی. میری حیثیت سے بہت زیادہ اوپر والے نے مجھے نوازا. ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے ریڈ کارپیٹ پہ خانہ کعبہ میں اندر جائیں گے. تو مرزا صاحب یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور یہ نصیب کی بات ہے. ہر کسی کو نہیں یہ سعادت حاصل ہوتی اور یہ واقعی آپ کا بہت یادگار واقعہ ہے اور یہ آپ کو بالکل یاد ہے اور یہ سعادت کی بات ہے. اچھا مرزا صاحب، آج کل جو صورتحال نظر آ رہی ہے پاکستان کے ارد گرد، جو صورتحال ہے خاص طور پر یہ جو عید ہے اس پہ کافی یہ ڈپریشن زدہ عید معلوم ہو رہی ہے. ایک طرف تو پاکستان افغانستان کی جو ٹینشن بنی ہوئی ہے بارڈرز پہ، اور دوسری جانب جو مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے اس کے باعث پاکستان پہ کافی امپیکٹ آیا ہے. تو کیا کہیں گے اس امپیکٹ کے حوالے؟ پاکستان پہ امپیکٹ آیا ہے. معاشی طور پہ پاکستان دباؤ میں رہے گا. قیمتیں تیل کی بڑھنے سے آپ کے کرائے بڑھیں گے، افراط زر بڑھے گی، آپ کو تجارتی خسارہ بڑھ جائے گا. اگر 2 سے 4 بلین ڈالر آپ کا بڑھ جاتا ہے تیل کی امپورٹ، تو آپ کا تجارتی خسارہ جو ہے بڑھنے سے آپ کے ریزروز کم ہو جائیں گے، آپ کے روپے کی قدر پہ اثر پڑے گا. لہٰذا یہ سب چیزیں تو دیکھنے کے لیے 2 ہی چیزیں بتائی ہیں وزیر اعظم نے. ایک کفایت شعری کہ آپ گاڑی کم چلائیں، چھٹی کریں، ورک ایٹ ہوم، جو کووڈ میں کیا تھا ہم لوگوں نے اور بڑا کامیاب ماڈل رہا. تو دوسرے ابھی بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جو آپ کی سیرت ہمروز ہے وہاں سے کچھ جہاز آ رہے ہیں اور پاکستان میں تقریباً کوئی 1 مہینے کا اسٹاک ہے پیٹرولیم مصنوعات کا. لیکن پاکستان میں بھی یہی بات خدشہ ہے کہ یہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے. تو ایک تو مجھے وہ نظر نہیں آیا موڈ لوگوں کا جو سڑکوں پہ نکلے ہیں. ویسی گاڑیاں ہیں، وہی بڑی گاڑیوں میں نکل رہے ہیں. بھائی چھوٹی گاڑیوں میں آؤ، ایک گاڑی میں 2-3 سفر کریں. جو گاڑیاں ورک ایٹ ہوم ہے گھر پہ، وہ گھر پہ رہیں تاکہ آپ کا کنزمپشن کم ہو انرجی کی، پیٹرولیم مصنوعات کی. تو میں سمجھتا ہوں مائنڈ سیٹ چینج کریں اور کفایت شعری پہ ضرور آنا ہوگا ہم کو. اگر ہم کفایت شعری پہ نہ آئے تو یہ جو ہمارے اسٹاک ہے جس کو انوینٹری کہتے ہیں 10-12 دن میں ختم ہو جائے گی. اچھا مرزا صاحب، گزشتہ دنوں دیکھا گیا کہ اسٹاک بھی 2 مرتبہ کریش کر گئی اور شدید مندی کا رجحان دیکھا گیا. اچھا، جبکہ دیکھا جائے دنیا کے دیگر ممالک پہ اتنا امپیکٹ نہیں آیا ان تمام صورتحال کا، لیکن پاکستان پہ بہت زیادہ امپیکٹ دیکھنے میں آ رہا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ پاکستان کی حکومت نے 55 روپے فی لیٹر پہلے دن جب ابروز بند ہونے کا اعلان ہوا تھا وہ کر دی ہے. میں نے اپنے قومی اسمبلی کے فلور پہ اعتراض کیا کہ یہ 1.2 بلین بیرل پیٹرول اور ڈیزل تھا ملک میں 3 جگہوں پہ: پیٹرول پمپ، انڈر گراؤنڈ ٹینک، OMC انٹرنیشنل آئل مارکیٹنگ کمپنی. صحیح. تو 1.2 بلین آپ کے پاس جب اسٹاک تھا تو 55 روپے آپ نے اس کے بڑھاتے جو نیا اسٹاک آتا، جو مہنگا آتا، اور اس کے بدلے میں آپ نے مہنگائی کے 55 بڑھا دیے. لیکن یہ تو آپ نے 55 بڑھائے جو پرانا اسٹاک ہے. تو یہ OMC ریفائنریز اور پیٹرول پمپ کے اونرز جو ہیں ان کو آپ نے فائدہ راتوں رات پہنچا دیا. اس کے بعد 2 جہاز پورٹ قاسم پہ آئے، وہ بھی پرانی قیمت پہ آئے. تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے، انفیئر ہے کہ آپ نے وہ انوینٹری جو پرانے داموں میں تھی اس کے اوپر بھی آپ نے مہنگائی کو لگا کے 55 روپے فی لیٹر
चार्ज कर रहे हैं। अच्छा मिर्ज़ा साहब, पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी हैं उसके बायस जो है जेट फ्यूल की कीमत भी बढ़ी है, एयरलाइंस बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं। मशरक़ वस्ती की तो चलें सूरत हाल जो ख़राब है उसके बायस वो मुतासिर हो रही हैं, लेकिन हमारी जो लोकल एयरलाइंस हैं अब वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई हैं। मशरक़ वस्ती की एयरलाइंस को हुकूमती सरपरस्ती हासिल होती है, तो वो तो इस बहरान से निकल जाएंगी अनकरीब जब ये सूरत हाल बेहतर होगी, लेकिन जो हमारी एयरलाइंस जो बहरानी कैफियत में जा रही हैं तो वो किस तरह निकल पाएंगी? देखिए, हमारी एयरलाइन ने ट्रिप फेयर्स बढ़ा दी हैं। इस्लामाबाद का अभी मैंने 17 तारीख की सीट कराई थी, जाने आने की 92,000 का है, यानी 45-46 हज़ार का एक साइड का। ये होता था 20,000। तो एयरलाइंस ने अपनी कीमतें बढ़ाई हैं। जैसे जैसे क्रूड की कीमत बढ़ेगी उनकी कीमत में इजाफा होगा, वो पास ऑन करेंगे। और ये बिल्कुल क्लियर कर लें, आईएमएफ ने कह दिया है कि एक आना सब्सिडी आप नहीं दे सकते। अगर आप फर्ज करो 82 बिलियन किसी को दे रहे हैं सब्सिडी की मद में, तो ये 82 बिलियन आपने रिकवर करने, जनरेट करने रेवेन्यू की शक्ल में। लिहाजा आईएमएफ बहुत सख्त है इसके ऊपर। तो मिर्ज़ा साहब ये भी बताएं ना, जिस तरह फ्यूल की प्राइसेस बढ़ी हैं उससे जो आम अशिया हैं वो भी लोगों की पहुंच से दूर हो गई हैं। सब चीज़ों में फ्यूल से किराए बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट बढ़ती है, गांव से सब्जियां और फ्रूट का कैटरेज जो कहलाता है वो बढ़ता है। तो ये सब चीज़ें तो ऑटोमेटिक हैं। अफराद ज़र भी बढ़ेगा, फिर शायद पॉलिसी रेट ना बढ़ा दें। तो मिर्ज़ा साहब ये जो फ्यूल की प्राइसेस एक साथ बढ़ा के हुकूमत ने जो तोहफ़ा दिया है ईद के मौके पर आवाम को, तो ये काफ़ी भारी पड़ा है आवाम पर। और जैसे बाज़ारों में जो सूरत हाल है इस वक्त और रमज़ान में भी जो सूरत हाल रही है, वो भी जो कारोबारी तबके से मेरी बात हुई उनका ये कहना था कि जो ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है उस पर बड़ी जो है कमी वाक़या हुई है। तो ये हुकूमत को स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए था, आप क्या समझते हैं? देखिए, अभी तो अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं थी। इंडिया ने अभी नहीं लगाया, श्रीलंका ने अभी नहीं लगाया, चाइना ने 4% लगाया, अमेरिका ने 4.5% लगाया, हमने 20% लगाया है। 55 रुपये कितने हैं? 20%। पूरी दुनिया में कहीं पे नहीं लगा है। तो ये हमारे लोगों को, मरों को मार रहे हैं ना आप। सुनने में आया ये रेवेन्यू शॉर्टफॉल है 450 बिलियन का, तो ये पैसे आईएमएफ को रेवेन्यू शॉर्टफॉल में डाल के उससे पूरा करेंगे। अच्छा मिर्ज़ा साहब ये भी बताएं कि जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जो सूरत हाल कशीदा है काफ़ी दिनों से, उसके बाद मशरक़ वस्ती का भी मामला सामने आया, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पे जो इम्पैक्ट आया है वो अफ़गानिस्तान वाली सूरत हाल से ज़्यादा आया या फिर मशरक़ वस्ती की जो सूरत हाल अचानक बिगड़ी है उसके बाद ज़्यादा इम्पैक्ट आया? नहीं, माशी इम्पैक्ट जो है वो मशरक़ वस्ती से, और बॉर्डर और अंदरूनी दाखिली इम्पैक्ट जो है वो अफ़गानिस्तान से है। आज पाकिस्तान ने अंदर जाके उनके अड्डों पे हमले किए हैं। उससे पहले बलग्राम एयर बेस को काफ़ी नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान ने। और माशी तौर पे जो आप पूछ रहे हैं वो तो यकीनन ये जो है तेल की कीमत जो है उसका सबसे बड़ा फैक्टर है। बाहर के साथ बंदी आएगी, ऑर्डर कम मिलेंगे, नई मुलाजमतों के मौके कम होंगे, फिर ये जो रेमिटेंस अल्लाह करे कम ना हो, क्योंकि जब बाहर वो लोग जो पाकिस्तानी गए हैं जॉब से निकाले जाते हैं तो फिर वो वतन वापस आ जाते हैं, उनकी रेमिटेंसेस जो हैं वो रुक जाती हैं। हालांकि इस बार हमारा एक तखमिया था 42 अरब डॉलर की रेमिटेंस पाकिस्तान आता है, 42 अरब डॉलर, दिस इज़ ऑल टाइम हाई। और पिछले साल हमारी रेमिटेंस 38 अरब पे थी। तो रेमिटेंस एक, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक इफ़ेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। नई मुलाजमतों के भी चांसेस कम होंगे, क्योंकि स्लोनेस ऑफ इकोनॉमी जो है उससे रिट्रेंचमेंट होगा, लोगों की जॉब्स निकाली जाएंगी और फिर वो लोग जो हैं वो वापस पाकिस्तान आएंगे। तो ये सब चीज़ें हमारे रेमिटेंसेस को भी इफ़ेक्ट करेंगी और ये सब चीज़ें इकोनॉमिक मेल्टडाउन के ज़ुमरे में आती हैं। यानी
इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाएगा। अच्छा, आप मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं मिर्ज़ा साहब, तो ये भी बताएं कि हुकूमत जो है क्या ऐसी पॉलिसियां जो है वो इख्तियार करे जिससे जो है ऐसी सूरत हाल से निकला जाए, और पाकिस्तान पे काफ़ी ज़्यादा माशी दबाव जो है वो नज़र आ रहा है, तो इस सूरत हाल से किस तरह निपटा जाए, क्या पॉलिसियां होनी चाहिए हुकूमत की? देखिए, पाकिस्तान एक कलीदी किरदार अदा करने जा रहा है, सऊदीया के साथ जो पैक्ट करा है। और आप देखें, पाकिस्तान बैठा है, लेकिन ईरान सऊदीया पे हमला नहीं कर रहा है, और सऊदीया ईरान पे हमला नहीं कर रहा है। और ये साग डार साहब ने स्टेटमेंट भी दिया है कि हमने समझा दिया है सऊदीया को भी और ईरान को भी, तो और उस पर वो अमल कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो मैंने सुना $5 बिलियन का डेफर्ड ऑयल यानी कर्जे पे तेल की फराहमी, और $5 बिलियन वो जो सेफ डिपॉजिट्स हैं हमारे, उसका रिन्यूअल इंशाल्लाह करेंगे। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो हमारे इस रोल की वजह से हमें इंशाल्लाह मिलेंगी। और ये रोल जो है, इसका मेन जुज़ जो है वो ये है कि हमने सऊदी अरब को जो सिक्योरिटी फराहम करी है, उससे आपने देखा कि सऊदी अरब को फ़ायदा हुआ है ईरान के हमले में। लेकिन अमेरिका ने जो अपने बेसिस को कहा था कि हम आपके बेसिस यहाँ बना रहे हैं और वी लुक आफ्टर यू, वो अपना वादा पूरा नहीं कर सका। ईरान ने पिटाई करके डाल दी है, वहाँ पे नुकसानात हो रहे हैं, और अमेरिका नहीं आया। तो मैं समझता हूँ कि बड़े भाई का किरदार अदा करे पाकिस्तान, तुर्की, रशिया, चाइना, और ये अमेरिका भी फेस सेविंग चाह रहा है। अभी 2 दिन से वो इस अंदाज में सोच रहा है, तो वो भी फेस सेविंग चाह रहा है। उसके साथ बैठ के इस वार को रोका जा सकता है, इससे पहले ये मज़ीद आगे बढ़े। अच्छा मिर्ज़ा साहब, आपने इंटरनेशनली तो बताया कि मैशियत को जो है किस तरह मुस्तहकम कर सकते हैं, और इंटरनेशनली किस तरह जो है इसको डाइवर्ट किया जा सकता है इन चीज़ों को। लोकली सतह पर अब क्या इक़दाम करने होंगे? जिस तरह वज़ीर आज़म की जानिब से कफ़ायत शहरी का कहा गया, लेकिन वो अमल दरामद होता हुआ तो कहीं पर नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तान में। नहीं, एक कमेटी बनाई है वज़ीर आज़म ने जो अमल दरामद कराएगी, लेकिन ये हमारा अपना करैक्टर है कि अगर हम वॉर में हैं या आसपास ख़तरात हैं और तेल आ नहीं रहा, और वही तेल जो हम 30 दिन में खर्च करते थे, अब हम कोशिश करें 60 दिन में खर्च करें, तो ये हमारे मुल्क के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। इस तरह की सोच पैदा करनी होगी, माइंडसेट चेंज करना होगा, और कफ़ायत शहरी मुहिम को कामयाब बनाना होगा आपको। आपने अगर कफ़ायत शहरी मुहिम को कामयाब नहीं बनाया, तो आप जाएं सड़कों पे। मुझे तो आजकल अभी तक तो इस मुहिम नज़र नहीं आई है। लोग वैसे ही एक गाड़ी में एक बैठ के जा रहे हैं। वो भाई 3 या 4 आदमी एक गाड़ी में हो, बाकी गाड़ियाँ घर पे पार्क हों। यही तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है ना, कफ़ायत शहरी मुहिम। अच्छा मिर्ज़ा साहब, ये भी बताएं कि जो मशरक़ वस्ती की अब जो सूरत हाल नज़र आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि कब तक ये मामलात जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, या फिर कुछ ऐसा भी लग रहा है कि ये मामला जो है तवील चलेगा? तो क्या मुहरकात हैं? मेरा ख्याल से ये जल्दी नहीं ख़त्म होने वाला, और ईरान इस नहज पे लाई इसलिए है कि वहाँ से चीखें निकलें। वहाँ उनकी प्रोडक्शन भी शॉर्टफॉल है, और ईरान ने कहा कि हम अपने उन रहनुमाओं का जिनको मार दिया गया बदला भी लेना भी बाकी है। और लिहाजा मेरे ख़्याल से मिज़ाइल, ड्रोन, ये वो चलते रहेंगे। इंटेंसिटी कभी बढ़ जाएगी, कभी कम हो जाएगी, लेकिन अमेरिका फेस सेविंग ढूंढ रहा है निकलने के, भागने के लिए। और उसका इलेक्शन भी जो मिड टर्म आ रहा है, उसमें ये चीज़ बड़ा डैमेज करेगी उसको। फिर आपने ये देखा कि वो ममालिक जो कभी भी अमेरिका को ना नहीं किया है, यूके, आज उन ममालिक ने भी कैटेगोरिकली कह दिया है कि हम आपके साथ हैं, और नेटो हैज़ नथिंग टू डू एनीथिंग विद ईरान, इज़राइल एंड अमेरिका वॉर। तो मैं समझता हूँ, और इसमें आने वाले वक्त में फौरी तौर के ऊपर मैं नहीं देख रहा है कि ये जंग रुक जाएगी। ये
चलती रहेगी, कभी तेज़ हो जाएगी, कभी स्लो हो जाएगी। और ये तमाम ममालिक जहाँ बेसेस हैं, अभी सच माने में ये सोचने पे मजबूर हो जाना चाहिए कि अमेरिका से बात करेंगे जी अपने बेसेस बंद करें। हम क्यों खामखाई में पिटते रहे, हमारा इन्वेस्टमेंट निकल गया, हमारे नया इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। एक वक्त थी जो हम बूमिंग इकोनॉमी थी हमारी, आज हमारी फ़्लाइटें सस्पेंड हैं, फ्लाई जोन्स बंद हैं। ये तो एक्सट्रीम सिचुएशन होती है हालत जंग की, उसमें ले आया आपको ईरान। तो ये सब चीज़ें हैं, आने वाला वक्त में ये तयन होगा, लेकिन ये चलेगा, अभी ये ख़त्म नहीं हो जाना। अच्छा मिर्ज़ा साहब, ये मशरक़ वस्ती की जो सूरत हाल है, अगर उसके बाद जंग रुक जाती है, लेकिन जिस तरह मशरक़ वस्ती के जो ममालिक हैं वहाँ पर फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती थी और वो सिक्योर समझी जाती थी, तो इसका क्या फ़ायदा पाकिस्तान को भी हो सकता है अब क्या मुस्तकबिल में, क्योंकि अब वो इन्वेस्टमेंट्स तो सिक्योर नहीं रही वहाँ पर? अगर हम वन टाइम एमनेस्टी अपने इन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को दे दें जो मुल्क से बाहर अपना पैसा तंग आके दहशतगर्दी से, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से, हुकूमत से नाला होकर, बेग साहब से नाला होकर चले गए मुल्क से बाहर, वहाँ इन्वेस्टमेंट कर दिया है कि उनका इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट्स ज़्यादा हैं, उन्हें मिलेगा, कीमत बढ़ेगी उसकी। वहाँ उल्टा हो गया, 30% कीमतें कम हो गई, 30%। अब वो सोच रहे हैं इसको, इससे पहले 50% कम हो, हम निकलवाएँ, वापस जाएं, कहाँ लगाएं। पाकिस्तान में तो अब नॉर्मल वापस ला नहीं सकते, पूछगछ होगी भाई पैसा कहाँ से आया, कहाँ से लेके गए थे, कहाँ से ला रहे हो। लिहाजा उसके लिए वन टाइम एमनेस्टी होती है, पहले भी एमनेस्टी आती रही हैं। एक बार एमनेस्टी के माने एक ये पैसे को लेकर आए, 5% या क्या टैक्स दें और ये पैसे आपकी क्लीन है, उसको जहाँ चाहे आप इन्वेस्टमेंट करें। तो ये सजेशन आपने हुकूमत को दी है इस हवाले से? मैं इसको अपने स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू पे इसको दे रहा हूँ कि अब उनको एक एवेन्यू दे दें उन पाकिस्तानियों को जो ढूंढ रहे हैं मुतबादल। अच्छा, आप इसमें ये भी बताएं कि जिस तरह दीगर फॉरेन कंट्रीज़ के लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, दुबई में और दीगर ममालिक में कर रहे हैं, सऊदी अरब में भी इन्वेस्टमेंट्स का एक सिलसिला शुरू हुआ था अभी, तो उनको भी कोई अट्रैक्शन या कोई अट्रैक्ट किया जा सकता है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए? पाकिस्तान बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान फूड सिक्योरिटी दुनिया को सप्लाई करने के लिए तैयार है, डेमोक्रेसी है, यूथ है 60%। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान इज़ ए सेकंड ऑप्शन फॉर दोज पीपल जो अब डिसअपॉइंट होके अपनी सरमाकारी को लेके कहीं और जाने का सोच रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एसएमईज़ में भी कर सकते हैं, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं कैपिटल मार्केट के जो वो कर सकते हैं। तो पाकिस्तान को सिर्फ 2-3 चीज़ें कर रही होंगी, वैसे कोई नहीं आएगा। कंसिस्टेंट पॉलिसियों का तसलसल बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, पॉलिटिकल इस्तेकाम, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सियासी इस्तेकाम हो मुल्क में, जो बहुत ज़रूरी है। अमन अमान बेदार बनाया जाए, और फिर पाकिस्तान वो पॉलिसियाँ बना के ऑफ़र करें उन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जो पैसा लेके गए हैं और लाने का सोच रहे हैं, जिसमें उन्हें कम से कम पूछा जाए, जिससे वो घबरा जाते हैं। अगर आप ज़्यादा उससे पूछें कहाँ से आया, कहाँ से गया था, कब गया था, ये दिखाएं, वो रसीद दिखाएं, वो। इसीलिए मैंने कहा वन टाइम एमनेस्टी, कि इसके बारे में सोर्स ऑफ फंड से वो कुछ नहीं पूछे जाए कि कहाँ से गए, कहाँ से आए, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे बहुत बड़ा इनफ्लो अपने मुल्क में आ सकता है। अच्छा मिर्ज़ा साहब, ये भी बताएं कि पाकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं, और ये मामलात कोई थमते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? देखिए, पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ह कह दिया और अमल भी कर रहा है उस पर कि वो इलाके जो हमारे लिए दहशतगर्दी में इस्तेमाल हों, हम अटैक करेंगे उनको। वो अशख़ास जो वहाँ मास्टरमाइंड करेंगे
या पूरी प्लानिंग करेंगे हमारे लिए, वो हम अटैक करेंगे। लिहाजा पाकिस्तान का तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ चला गया है। अब अफ़गानिस्तान वालों ने हमने उनसे सिर्फ एश्योरेंस मांगी थी, वन पॉइंट एजेंडा था ये जो 2 मीटिंगें हुई, और वो थी हमारी कि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ अपनी सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए या हमलों के लिए नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। हमने यही पॉइंट उनसे कहा कि इस पर हमें एश्योरेंस दें, फिर आपके यहाँ से कोई इस तरह के लोग ऑपरेट ना कर सकें। अच्छा मिर्ज़ा साहब, आखिर में ये बताएं कि ईद पे आप क्या पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी अवाम को, और ये जो मौजूदा सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए? ईद पे मेरा पैगाम यही है कि हमारा मज़हब भी हमें ये सिखाता है कि हम मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी सबसे प्राइम है। इस वक्त हम भी हालात जंग में, और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि जिन ममालिक में जंग हो रही है वो सब मुस्लिम ममालिक आपस में लड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ इसको रुकना चाहिए। अफ़गानिस्तान को ज़िद छोड़ के हमें ये एश्योरेंस दे कि जी उनकी सरज़मीन जो है वो पाकिस्तान में हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, और अगर हुई तो वो उस एक्शन लेंगे। और ये साथ साथ सऊदी अरब और दीगर ममालिक के साथ भी पाकिस्तान को बड़े भाई का रोल, और तुर्की को, और चाइना को, और रशिया को, ये 4 ममालिक हैं जो बड़े भाई का रोल प्ले कर सकते हैं इस जंग को रुकवाने के लिए। ये बड़ी दुख की बात है कि सब मुस्लिम ममालिक सिर्फ आपस में वो लड़ रहे हैं और नुकसानात हो रहे हैं, जानें जा रही हैं, शहीद हो रहे हैं। मेरा इस वक्त तमाम मुस्लिम ब्रदर्स को यही दरख्वास्त है, मोतबाना दरख्वास्त है, और पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान, तुर्की, चाइना और रशिया बड़े भाई का किरदार करें, मसाहलत के लिए आगे बढ़े, और इस आग के समंदर को मज़ीद आगे बढ़ने के रोका जाए, इसको यहाँ रोका जाए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर ये 4 ममालिक जो एक्सेप्टेबल हैं एक दूसरे को, और जो एक्सेप्टेबल हैं अमेरिका और इस खत्ते के जो प्लेयर हैं ईरान वगैरह को, उनको एक मौका ज़रूर देना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई भी नहीं चाहता है कि जंग हो और बड़ी जंग हो। एंड ऑफ द डे टेबल पे बैठ के डायलॉग हैं जो किए जाते हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए, हल निकालने के लिए। लिहाजा हमें वही हिकमत अमली अपनाना चाहिए, और वो हम सब के लिए बेहतर होगा। मिर्ज़ा साहब, बहुत अच्छी सजेशन है आपकी, और कैपिटल टीवी को टाइम देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, हमने डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग से ना सिर्फ आज हमने ईद के हवाले से बात की, बल्कि पाकिस्तान की जो मैशत है उसके हवाले से भी खुसूसी बातचीत की। जबकि दूसरी जानिब जो मशरक़ वस्ता की सूरत हाल और अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर भी तफसीली बात की। अब अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।